नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। बिहार चुनाव में तस्वीरें बड़ी तेजी के साथ बदलने लगी हैं, लेकिन उसके पहले एक और मजेदार खबर मैं आपको देता हूं। हमारे मित्र हैं राजस्थान से चित्रेश गहलोत, उन्होंने इसको पोस्ट किया है और भी बहुत सारे लोगों को पोस्ट किया है। ये राजस्थान के माधोपुर का मामला है। माधोपुर में एक युवा मेघराज ने वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन किया तो हमारा चुनाव आयोग इतना मेहरबान हो गया कि उसको 7 वोटर आईडी भेज दिए। और ऐसा नहीं है कि एक ही वोटर आईडी के 7 कॉपी बन गई, 7 अलग अलग एपिक नंबर हैं इसमें। मतलब अब वो 7 बार वोट दे सकता है हमारे इलेक्शन कमीशन के अनुसार। तो जो भक्त लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन कोई गड़बड़ करता ही नहीं है, उनके लिए ये एग्जाम्पल सामने है। बाकी बिहार की बात करूंगा देश की बात में। तो बिहार चुनाव में ऐसा लगता है मामला बदलने लगा है। मैं अब भी कह रहा हूं कि रिजल्ट क्या आएगा वो कल ही पता चलेगा, लेकिन पता नहीं कैसे ये हुआ कि हमारे जो वोटर सर्वे करने वाले लोग हैं और जो हमारे गोदी मीडिया के लोग हैं, वो लोग भी ये इशारा करने लगे कि तेजस्वी यादव आगे बढ़ सकते हैं। कई ऐसे हमारे सामने सर्वे आए, नए सर्वे आए, जिन सर्वेज में बताया गया कि महागठबंधन और एनडीए के बीच में बड़ा जरा सा फर्क है। किसी में बताया गया 3% का फर्क है सिर्फ, और गठबंधन को आगे दिखाया गया। कहीं खबर जो एबीपी न्यूज जो है वो बड़ी खबर दे रहा था कि एकदम सुपड़ा साफ हो रहा है, वो कह रहा है तेजस्वी निकले आगे। मुझे ऐसा लगता है कि चित भी मेरी पट भी मेरी का मामला है। एक बार जिता दिया महागठबंधन को, दूसरी बार जिता दिया एनडीए को। अब अगर एनडीए जीतेगा तो कहा जाएगा देखिए हमने कहा था एनडीए जीत रहा है, और अगर कहीं तेजस्वी यादव जीत गए तो कहा जाएगा देखिए हमने तो पहले ही कहा था कि तेजस्वी यादव आगे निकल रहे हैं। असल में किसी के पास, मैं लगातार कह रहा हूं, किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। जो होगा वो कल ही पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा। आज सिर्फ खेला चल रहा है। और अच्छी बात यह है कि वोट चोरी को लेकर जो इतना सारा हल्ला हुआ है, जितना तमाशा दूसरी जगहों पर देखा गया है, ऐसा लगता है कि बिहार के अंदर विपक्ष जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है मशीनों की रक्षा के लिए और जनगणना के लिए। उदाहरण मैं देता हूं सासाराम का। सासाराम में, यह रोहतास इलाके की बात है, सासाराम में मतगणना स्थल जहां पर काउंटिंग होनी है, वहां पर बुधवार की आधी रात को एक ट्रक अचानक स्ट्रांग रूम में घुस गया। स्ट्रांग रूम का जो परिसर है जहां पे मशीनें रखी हुई हैं, जिन मशीनों को काउंट होना है, वहां पर अचानक एक ट्रक घुस गया। और जब ट्रक घुसा तो वहां पर जो प्रत्याशी थे उनके एजेंट बाकायदा थे और उन्होंने हड़कंप मचा दिया। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाया, हंगामा किया, नारेबाजी की। कुछ देर के लिए अफरा तफरी और तनाव का माहौल मिल गया। लोग ये भी बता रहे हैं कि वहां पर माइनर लाठी चार्ज हुआ। हालांकि पुलिस इंकार कर रही है कि हमने किसी तरह का कोई लाठी चार्ज नहीं किया। और उसके तुरंत बाद जो डीएम है वहां की उदिता सिंह जी और जो एसपी हैं रोशन कुमार जी, तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का नियंत्रण किया। अब जब ट्रक की जांच की गई तो उसमें खाली बक्से पाए गए। सवाल यह है कि खाली बक्सों वाला ट्रक स्ट्रांग रूम के अंदर क्या कर रहा था। डीएम ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाएगी और अगर गड़बड़ी मिली तो इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेरा सवाल यह है कि सीसीटीवी की फुटेज 15-20 मिनट, आधे घंटे की बात है, जारी क्यों नहीं कर दिया जा रहा है? पब्लिकली उसको जारी कर दीजिए, उसको विपक्ष को दे दीजिए, वो देख लें कोई गड़बड़ी हुई है कि नहीं हुई है। आप बिल्कुल पाक साफ साबित हो जाएंगे। और सुनिए, आप वहां पे अफवाह जो फैली है वो सीधे ईवीएम मशीनों की चोरी की फैली है। अब यह अफवाह है कि सच है, यह तो तभी तय होता जब सीसीटीवी की फुटेज हमारे सामने आ जाती। एक सवाल बहुत सीधा है कि वो बेहद सुरक्षित इलाका होता है जिस इलाके में रखा जाता है वोटिंग मशीन्स को, ईवीएम्स को रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है ताकि अगले दिन वही मशीनें काउंट हो जिन मशीनों पर वोट पड़ा है। आरोप लगातार लगते रहे हैं कि स्ट्रांग रूम में मशीनें बदली गई हैं। महमूद प्राचा साहब ने इस तरह का आरोप लगाया था और इसीलिए सीसीटीवी फुटेज की मांग की थी जो नहीं मिली। तो अगर सासाराम में
जहां बाकायदा मशीनें रखी हुई हैं, एक ट्रक घुस आता है तो वो क्या करने आता है? क्या वो रास्ता भटक गया था? चलिए मान लीजिए रास्ता भटक गया था, गलती से आ गया, तो उस ट्रक में कोई सामान होना चाहिए था, या तो ट्रक खाली होना चाहिए था, या ट्रक में आलू भरा होता, टमाटर भरा होता, टीवी भरी होती, फ्रिज भरा होता, कोई सामान भरा होता। खाली बक्से वाला अगर ट्रक सासाराम में घुसा है, स्ट्रांग रूम वाले परिसर में घुसा है, तो जाहिर है किसी को भी शक होगा। और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वहां पर संतोष मिश्रा, उन्होंने चुनाव पर्यवेक्षक को, जो वहां के सुपरवाइजर हैं इलेक्शन के, उनको बाकायदा लिखित शिकायत की है। इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी जो ज्योति सिंह हैं, उन्होंने भी मांग की है कि सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाए। और आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं सत्येंद्र शाह, उन्होंने भी यही इसी तरह की मांग की है। अब सारा मामला यह है कि वो सीसीटीवी फुटेज पब्लिक क्यों नहीं की जा रही है। मामला यह है कि जो ट्रक के ड्राइवर्स थे उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, उनको भाग क्यों जाने दिया गया। ट्रक के ड्राइवर गिरफ्तार होते, उनसे पूछताछ की जाती तो पता चलता कि उनको किसने भेजा था, इसके पीछे कोई साजिश थी या फिर ऐसे ही आ गए वो। कहीं ऐसा तो नहीं था कि स्ट्रांग रूम से मशीनें गायब करने का मामला था या फिर मशीनें बदलने का मामला था। ये सवाल सामने रहेंगे। देखिए, एक बात बहुत साफ है, चाहे भले भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हो, लेकिन इस देश में अब हर आदमी चुनाव आयोग पर शक करता है। हर आदमी को कहीं ना कहीं लगता है कि चुनाव की प्रक्रिया में गड़बड़ी होती है, और इसीलिए इस तरह की घटना पर निगाह भी रख रहा है विपक्ष, और इस तरह की घटना होने पर शोर भी ज्यादा मच रहा है, क्योंकि इस तरह के आरोप लगातार लगे हैं। महाराष्ट्र में लगे, मध्य प्रदेश में लगे, बाकी जगहों पर भी लगे। तो चुनाव आयोग ने और कुछ किया हो चाहे ना किया हो, लेकिन अपनी हरकतों से यह तो बिल्कुल साफ कर दिया है कि अब देश का कोई भी व्यक्ति चुनाव आयोग के ऊपर भरोसा नहीं करता है। जो भाजपा का समर्थक है उसको लगता है कि गड़बड़ी हो रही है, लेकिन उससे हमारा फायदा है, इसलिए हम गड़बड़ी पर उंगली नहीं उठाएंगे। लेकिन जानता वो भी है कि गड़बड़ी हो रही है। वो भी चाय की दुकान पर बैठ के हंसते हुए कहता है कि गड़बड़ी हो रही है, व्यवस्था हो गई है, हम चुनाव जीत जाएंगे। और यही वजह है कि नेता लोग आजकल भाषण देते हैं कि वोट दो चाहे मत दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यही वजह है कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री चुनाव के पहले बैठकर कहता है कि सारी व्यवस्था हो गई है, और उसके बाद उस प्रदेश में वोट चोरी का बड़ा आरोप राहुल गांधी लगाते हैं। राहुल गांधी से याद आया मुझे कि राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक पोस्ट की है। कांग्रेस की पोस्ट थी, कांग्रेस ने एक फोटो की थी जिसमें अजित झा नाम के एक व्यक्ति की तस्वीर लगाई गई थी, और कहा गया था कि अजित झा ने हरियाणा चुनाव, दिल्ली चुनाव और अब बिहार चुनाव में वोट किया है। और अखिलेश झा के जो पिता हैं मिथिलेश झा, उनके पास भी 3 वोटर आईडी हैं। यानी नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग की वोट चोरी व्यवस्था यह है कि एक आदमी के पास 3 वोट हैं। और इसी को रिट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने लिखा कि बीजेपी के लाखों लोग खुलेआम अलग अलग राज्यों में घूम घूम कर वोट डालते हैं, और इस चोरी को छिपाने के लिए सारे सबूत मिटा दिए जाते हैं। बीजेपी और ईसी मिलकर, इलेक्शन कमीशन मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या लाइव चल रही है। यह बात राहुल गांधी ने लिखी है। अब आप सोच के देखिए, जैसा मैंने पहले आपको बताया, एक व्यक्ति को 7 आईडी कार्ड मिल गए। यहां पर मिथिलेश झा और उनके पिताजी के पास 3-3 आईडी हैं, 3-3 एपिक हैं। अरे वोटर आई कार्ड तो बनाया ही इसीलिए गया था कि डुप्लीकेशन ना हो सके। एक आदमी के पास एक ही यूनिक नंबर हो, यूनिक आईडी हो, ताकि वो एक ही विधानसभा में या लोकसभा में वोट डाल सके, एक ही जगह वोट डाल सके, एक ही उसका क्षेत्र हो। यहां एक आदमी के 3-3 है। और इसके पहले भी आपने देखा, राकेश सिन्हा जी का आया था कि दिल्ली में भी वोट डाला, बिहार में भी वोट डाला। उन्होंने कहा कि चेंज करा लिया मैंने अपना एड्रेस, मुझे पॉलिटिकली एक्टिव होना है। सवाल यह उठा कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में नौकरी करते हैं, नियमों के अनुसार जहां आप फुल टाइम नौकरी करते हैं वहीं आपका कार्ड होना चाहिए, वहीं आपका वोट होना चाहिए, फिर आपने चेंज कैसे करा लिया? और अगर चेंज कराना ही था तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के पहले ही चेंज करा लेते। ऐसा कैसे हुआ कि एक ही देश में 2 अलग अलग विधानसभाओं में आप वोट डाल रहे हैं, दिल्ली में भी वोट डाल रहे हैं और फिर जाकर आप बिहार में भी वोट डाल रहे हैं? और यहां पर तो जिन झा साहब की बात है, वो और उनके पिताजी 3 अलग अलग जगहों पर वोट डाल रहे हैं। इसके अलावा भी कई मामले सामने आए। मैंने भी आपको बताया था कि कैसे एक ही आदमी जो है वो दिल्ली में भी वोट डाल रहा है, हिमाचल में भी वोट डाल रहा है और फिर जाके बिहार में भी वोट डाल रहा है। यह सब कैसे हो रहा है? और यह सब और ज्यादा खतरनाक तब हो जाता है जब खबर यह मिलती है कि डुप्लीकेट वोटर्स को पकड़ने के लिए जो सॉफ्टवेयर है वो इलेक्शन कमीशन के पास है, लेकिन उसका यूज नहीं किया जा रहा है।
ऐसे में अगर विपक्ष आरोप लगा रहा है तो इसमें गलत क्या है? और सासाराम जैसी घटना के बाद तो यह शक और बढ़ जाता है। और अकेले ही सासाराम में ऐसा हुआ हो ऐसा नहीं है, और भी कई जगहों से ऐसी शिकायतें आई हैं कि सीसीटीवी बंद कर दिया गया है, स्ट्रांग रूम का कैमरा बंद कर दिया गया है। इस तरह की तमाम सारी खबरें आई हैं। आरजेडी ने सोशल मीडिया पोस्ट लगाई है, एक ट्विटर पे पोस्ट लगाई है और वीडियो डालकर यह दावा किया है कि स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी बंद कर दिया गया है। आरजेडी वहां की मुख्य विपक्षी पार्टी है, तो उसके इस दावे को, जिसका उसने वीडियो भी जारी किया है, हवा में नहीं लिया जा सकता। आरजेडी ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग का ध्यान किधर है? क्या यह सब जानबूझकर करवाया जा रहा है? पार्टी ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर मतगणना केंद्र में धांधली करवाने पर ध्यान देने का गंभीर आरोप लगाया है और दावा किया है कि बिहार के दूसरे जिलों से भी ऐसी ही शिकायत आ रही है। इसके पहले तेजस्वी भी पोस्ट कर चुके हैं कि कैसे एक जगह पर सीसीटीवी अचानक काम करना बंद कर देती है, लाइट ऑफ हो जाती है। आखिर स्ट्रांग रूम जो है, जहां पर इतना इंपॉर्टेंट दस्तावेज रखा हुआ है, मशीनें रखी हुई हैं जिनकी काउंटिंग होनी है, वहां लाइट कैसे चली जाती है? जनरेटर लगवा दीजिए अगर आपके बिहार में देने के लिए लाइट नहीं है। और सब जानते हैं कि बिहार में आपने 55,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए पिछले कुछ महीनों में वोटर्स को खुश करने के लिए, लेकिन बिहार में लाइट 24 घंटे नहीं दे पाए, आप 18 घंटे भी नहीं दे पा रहे। तो चलिए, लाइट अगर आपके पास नहीं है, जनरेटर लगवा दीजिए। हजारों करोड़ अगर वहां पे खर्च कर सकते हैं तो इसके लिए भी कुछ कर दीजिए। जेडीयू पोस्टर लगाता है टाइगर जिंदा है। मेरे तो यह समझ में नहीं आता है हर आदमी को टाइगर बनने की क्यों पड़ी हुई है। इंसान क्यों नहीं बन सकते हैं? टाइगर जिंदा है सलमान खान की फिल्म से उठाकर पोस्टर बन गया है, हर नेता लगा देता है ये बताने के लिए कि भाई जिंदा है, अभी भी रोअर कर रहे हैं, अभी भी दहाड़ रहे हैं नीतीश कुमार। अब नीतीश कुमार बीमार है कि नहीं है, ये मेरा मामला नहीं है, ये उनका और डॉक्टर्स का मामला है, लेकिन जिंदा तो हैं ही और मुख्यमंत्री भी हैं वहां के। अगर जेडीयू और भाजपा जीतती है और भाजपा और अमित शाह कोई बड़ा खेल करने में सफल नहीं होते हैं तो नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। सवाल यह है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर आप क्या कर रहे हैं? आपने 55,000 करोड़ रुपए लुटा दिए, चुनाव जीतने के लिए तमाम सारी योजनाओं पर महिलाओं को पैसे भेज दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, वो सब तो आपने कर दिया, हम सब जानते हैं। लेकिन वहां पर जहां स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी खराब हो जा रही है, जहां ईवीएम मशीन रखी हुई है, वहां ट्रक घुस जा रहा है, यह सब जो चल रहा है, इस पर नियंत्रण करना भी तो आप ही का काम था। तो टाइगर क्या सिर्फ चुनाव जीतने के लिए दहाड़ रहा है या फिर सरकार भी कायदे से चला रहा है? यह सवाल तो जेडीयू के सामने भी है, भारतीय जनता पार्टी के सामने भी है, और जब वोट देने मतदाता बिहार के गए होंगे तो उनके सामने भी रहा होगा। और जब यह सब चल रहा है तो दिग्विजय सिंह जी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और लगातार ईवीएम मशीन पर सवाल उठा रहे हैं, उनका भी एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उसकी निष्पक्षता और सुरक्षा पर सवाल है। उन्होंने वोट चोरी के मामलों का, जो वोट चोरी पर राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं, उसका समर्थन किया और एक न्यूज रिपोर्ट साझा की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस न्यूज रिपोर्ट में दावा है कि इजराइल के जो सॉफ्टवेयर हैं उनका इस्तेमाल करके दुनिया भर के चुनाव में हेर फेर किया जा रहा है। इसके पहले मोसाद के एक एजेंट का वीडियो आया था जिसमें उसने कहा था कि हम दुनिया के तमाम देशों में इलेक्शंस को प्रभावित करते हैं, और उसमें उसने इंडिया का नाम भी लिया था। तो दिग्विजय सिंह यहां पर शेयर कर रहे हैं कि इजराइल का सॉफ्टवेयर यूज किया जा रहा है और उसको यूज करके दुनिया भर के चुनाव में हेर फेर किया जा रहा है। वो सॉफ्टवेयर ईवीएम की हैकिंग भी करता है और भी बहुत सारे काम करता है। उसके बारे में डिटेल शायद मैं पहले कभी बता चुका हूं आपको। और आप जानते हैं कि इजराइल इस मामले में आप दुनिया का सबसे बदनाम देश भी कह सकते हैं और टेक्निकली सबसे एडवांस देश भी कह सकते हैं। मोसाद की पहुंच जो है वो सारी दुनिया में है। तो अगर एक न्यूज रिपोर्ट ये बात कह रही है कि इजरायली सॉफ्टवेयर का यूज चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता कि दुनिया भर में किया जाए और इजराइल के अब खास दोस्त बन चुके मोदी जी के लिए ना किया जाए। आप सोचिए, दिल्ली घटना पर तुरंत नेतन्याहू का बयान आता है और उस बयान में वो दिल्ली में जो हमला हुआ है उसकी तुलना अपने यहां से करता है और कहता है हमारे शहरों पर हमला होता है। भाई, तुमने जो किया है फलस्तीन में कभी उसको भी याद कर लो। खैर, तो जिस समय
इतनी दोस्ती है बेंजामिन नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी जी की, उस समय अगर एक न्यूज मीडिया रिपोर्ट आती है कि इजरायली सॉफ्टवेयर दुनिया भर में इलेक्शंस को प्रभावित कर रहा है, तो भारत में विपक्ष के कान खड़े हो जाना बिल्कुल साधारण सी बात है। उन्होंने मांग की कि हिंदुस्तान के अंदर ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से वोटिंग कराई जाए। और आप जानते हैं अभी जोहरान ममदानी चुनाव जीते हैं, वहां ईवीएम मशीन नहीं यूज हुई है, वहां पर बैलेट पेपर यूज हुए हैं। दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में अब ईवीएम मशीन की जगह बैलेट पेपर को ही फिर से यूज किया जा रहा है। दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने ईवीएम में चोरी पाई, ईवीएम के हैकिंग की संभावना पाई और उसको हटा दिया। लेकिन भारत में तो एक ही बात कही जाती है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता है, सब कुछ हैक हो सकता है। अभी बीच में खबर आई थी कि हमारा जो एयर सिस्टम है, हवाई जहाजों का सिस्टम है, उसमें कुछ गड़बड़ियां की गई थी, कुछ हैकिंग की गई थी, जिसमें जो हमारे पायलट्स थे उनको उतरने के लिए जो जगह दिख रही थी वहां खेत दिखाई दे रहे थे। जो पट्टी होती है, सड़क होती है, वो नहीं दिख रही थी, रनवे नहीं दिख रहा था, रनवे की जगह खेत दिखाई दे रहे थे, वो हैक हो सकती है। लेकिन ईवीएम मशीन तो ऐसा ईश्वरीय कारनामा है कि उसमें कोई हैकिंग नहीं हो सकती है, ये हमारे यहां लगातार दावा किया जाता है। और साथ में वीवीपैट की पर्ची ही मांग ली गई थी कि कम से कम उसका मिलान किया जाए, उसके लिए भी चुनाव आयोग तैयार नहीं हुआ। और अभी बिहार में वीवीपैट की पर्चियों का एक पूरा गट्ठर मिला था, सड़क पर फेंका हुआ, जिसको लेकर बहुत सारे सवाल उठे। फिर लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो जो ट्रायल हुआ था उसकी पर्चियां हैं, अब क्या हैं कैसे हैं हम नहीं जानते। लेकिन अगर शक है तो क्यों ना ये सारी चीजें लागू करवा दी जाए। दिक्कत तो यही है, जब बार बार कहा जाता है कि राहुल गांधी को अगर शिकायत करनी है वोट चोरी की तो चुनाव आयोग के पास जाए। जब से चुनाव आयोग का जो संगठन है, जो चुनाव आयुक्त तो चुने जाने की प्रक्रिया है, उसमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाकर प्रधानमंत्री और उनके एक मंत्री को शामिल किया गया, तब से इलेक्शन कमिश्नर तो वही बनता है जिसको भारतीय जनता पार्टी चाहती है। तो सवाल तो इलेक्शन कमीशन पर है, सवाल तो ज्ञानेश कुमार पर है। एक छोटी सी बात से बात खत्म करता हूं। ज्ञानेश कुमार से जब सीसीटीवी की बात की गई थी तो उन्होंने कहा था कि हम महिलाओं की, बहनों की, माताओं की प्राइवेसी कैसे भंग कर सकते हैं। और कल उसी चुनाव आयोग ने जब बिहार चुनाव से 2 फोटो जारी की तो वो महिलाओं की जारी की। तो आपको जब चुनाव का प्रचार करना होता है, यह दिखाना होता है कि अच्छे से वोटिंग हो गई, तो आप महिलाओं की फोटो जारी करते हैं। सीसीटीवी से ऐसा क्या अलग दिख जाता जो इस फोटो में नहीं है? सीसीटीवी वोटिंग कंपार्टमेंट में नहीं होती है, सीसीटीवी में उनका आना दिखता, निकलना दिखता। कोई बाथरूम में थोड़े सीसीटीवी लगाने की मांग कर रहा था आपसे, या कोई बाथरूम की सीसीटीवी फुटेज थोड़े आपसे मांग रहा था, वोटिंग की मांग रहा था। उसमें मां बहनों की बात आ रही थी आपको। और अब जब आप खुद मां बहनों के फोटो जारी कर रहे हैं अपने ट्विटर हैंडल से, तब वो बात नहीं आ रही है। तो चुनाव आयोग जो तमाशे कर रहा है हम सब देख रहे हैं। अच्छी बात यह है कि विपक्ष पहले से ज्यादा सावधान हुआ है और ऐसे में देखना है कल क्या रिजल्ट आता है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।